गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी अगर बात करें तो जिसे अपन कह सकते हैं प्राकृतिक भाषा संसाधन। ठीक है, यानी प्राकृतिक भाषा संसाधन। तो बात करते हैं प्राकृतिक भाषा संसाधन का उपयोग क्यों होता है। ये उपयोग इसलिए की जाती है कि जब कंप्यूटर और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, यानी कंप्यूटर विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक विषय का भाग है, जिसके अंतर्गत ये देखा गया है कि इंसान और कंप्यूटर यानी जो ह्यूमन जो मनुष्य होते हैं और कंप्यूटर के बीच में किस प्रकार से मेल बैठाया जाए। यानी अगर जैसे मान लो कोई इंसान है, वो कंप्यूटर में अगर कोई टाइप करेगा तो वो किस प्रकार से कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझेगा। तो इस चीज़ की जानकारी, जैसे मतलब अगर मैं जैसे अब आपको पता है कि ह्यूमन है वो एक लैंग्वेज समझता है जिसको अपन इंग्लिश और हिंदी कहते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर है जो लैंग्वेज समझता है वो समझता है मशीनी लैंग्वेज। तो अब इन दोनों के बीच के अंदर है, इन दोनों के बीच में इस प्रकार से मेल बिठाया जाए कि जिससे कि वो आपस में भाषा को समझ सके। यानी कंप्यूटर द्वारा जो भाषा होती है वो भी समझ सके जो इंसान, और इंसान की जो भाषा है वो भी कंप्यूटर समझ सके। तो ऐसे कई वर्षों से ये मतलब चलता आ रहा है कि कुल मिला के जैसे मान लो ह्यूमन अगर टाइप कर रहा तो उसे कंप्यूटर समझे, और कंप्यूटर अगर जो लैंग्वेज दे रहा तो उसे मनुष्य आसानी से उस भाषा को समझ सके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से भाई कि जैसे ह्यूमन वाली जो लैंग्वेज होती है जैसे इंग्लिश और हिंदी है, तो इस प्रकार से अपन जैसे कंप्यूटर में ये टाइप करते हैं। अब कंप्यूटर क्या करता है कि इसको अपनी मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद ही इसको समझ पाता है, इससे पहले ये नहीं समझ पाता। तो देखा गया है कि अब जो आधुनिक दृष्टिकोण के हिसाब से कि इसके अंतर्गत जो NPL है, यानी जो अपने ये बात करें नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ये क्या करता है एक डीप लर्निंग के आधार पर काम करता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है उसके आधार पर रहता है। और ये क्या करेगा कि जो प्रोग्राम है उन प्रोग्राम को समझने के लिए एक विभिन्न डाटा पैटर्न का उपयोग करता है। ठीक है, यानी ये जो नेशनल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ये क्या करता है एक डीप लर्निंग के आधार पर रहता है, और जो डीप लर्निंग है वो किसके आधार पर रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है कि यहाँ पर जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उन प्रोग्राम को समझने के लिए एक पैटर्न का उपयोग करता है, और उसी पैटर्न को उपयोग करके उन पैटर्न के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उन सभी इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद उसके एक साथ में कंप्यूटर की भाषा में उसको परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे उपयोगी बात करता है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग इंसानी भाषा का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यानी जैसे अपन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इन्फॉर्मेशन, यानी जो प्रोग्राम बना रहे हो आप, ये प्रोग्राम बनाओगे वो अपनी लैंग्वेज के अंतर्गत बनाओगे, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत बना रहे हो। अब इस लैंग्वेज को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के माध्यम से क्या करेगा, इनका पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे। ठीक है, और विश्लेषण करके फिर द्वारा उसके कंप्यूटर के द्वारा उसको आसानी से समझा जा सके। तो ये बात हुई नेचुरल इस लैंग्वेज की, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अपन इसके बारे में। तो देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन द प्रिडिक्टिव टाइपिंग फीचर्स ऑफ सर्च इंजन that help us by suggesting the next word in the sentence while typing. Keyboards and the spell checking features are example of natural language processing. यानी आपने एक नाम सुना होगा सर्च इंजन, जो अपने ज़्यादातर इंटरनेट के अंतर्गत आता है, जैसे गूगल, याहू। ठीक है, इसके अलावा और भी है, जैसे एक का नाम है MSN। ये सब सर्च इंजन है। अब सर्च इंजन में क्या होता है कि जैसे गूगल आपने खोला एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब इस गूगल में खोलने के बाद आप क्या करते हो, कोई भी नाम टाइपिंग करते हो, जैसे आपको कोई भी अगर सर्च करना है, जैसे माना एग्जांपल के लिए जैसे राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट आपको सर्च करनी है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे राजस्थान। तो जैसे यहाँ राजस्थान बोर्ड लिखा तो इसकी कुछ वर्ड हैं
जो कुछ इसके आगे जो नेक्स्ट वर्ड है वो ऑटोमेटिकल नेक्स्ट वर्ड आपको शो हो जाएंगे, और वो भी कैसे, एकदम करेक्ट, किसी भी प्रकार की स्पेलिंग है वो रॉन्ग नहीं होगी, यानी जिसे अपन स्पेल चेकिंग कहते हैं, ठीक है, यानी स्पेलिंग रॉन्ग होने की कोई संभावना नहीं। तो इसमें लिखा हुआ है कि सजेस्ट द नेक्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस व्हाइल टाइपिंग कीवर्ड्स एंड द स्पेल चेकिंग फीचर्स आर एग्जांपल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर एक स्पेल चेकिंग का वो भी फीचर्स दे रखा है, और इसके अंदर एक आगे वाला वर्ड है वो भी इसके अंदर एक फीचर्स पर दे रखा है, ठीक है। इट डील्स विथ द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर यूजिंग ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज सच एज हिंदी, इंग्लिश, etc। और इसके अंदर एक डील भी फीचर्स है कि इसके अंदर जो मनुष्य है वो कौन सी लैंग्वेज का यूज करता है बोलने में, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करता है, ठीक है, ठीक है। तो जो मनुष्य है, मनुष्य बोलने में कौन सी लैंग्वेज यूज करेगा, हिंदी और इंग्लिश, और उसी हिंदी और इंग्लिश को समझने के लिए हमें ये एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बताया। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या कह रहा है कि जितने भी आप प्रोग्राम बना रहे हो वो NLP क्या करेगा, उन सभी प्रोग्राम को अपने पास इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करके उनका विश्लेषण निकालेगा, और विश्लेषण निकालने के बाद उन सारी लैंग्वेज को समझेगा और फिर वो आगे कंप्यूटर को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। अब अगर बात करें हिंदी में, तो हिंदी में लिखा हुआ है कि सर्च इंजन है, वो सर्च इंजन क्या करता है कि सर्च इंजन की अनुमति टाइपिंग सुविधा को, सर्च इंजन की अनुमति क्या होती है कि टाइपिंग सुविधा को जो कीवर्ड टाइप करते हैं करते समय वाक्य में अगले शब्द का सुझाव देकर हमारी मदद करती है। यानी कीबोर्ड है, कीबोर्ड जैसे कीबोर्ड के माध्यम से आप कोई अक्षर टाइप करो कहाँ पर, सर्च इंजन के अंदर, तो उस सर्च इंजन में जैसे आप अक्षर टाइप कर रहे हो तो इसके अंदर ऑलरेडी पहले से कुछ एक सजेशन वर्ड आ जाते हैं, और वो सजेशन वर्ड किस लिए आते हैं, हमारी मदद के लिए। किस बात की मदद करेगा, जैसे कोई आपकी स्पेलिंग गलत ना हो, अगला सेंटेंस क्या होना चाहिए, तो वो मतलब सर्च इंजन के अंदर ये पहले से ही उपलब्ध होता है। और वर्तनी जांचने की सुविधा प्राकृतिक भाषा परीक्षण का एक उदाहरण है। यानी इसके अंदर जो जैसे वर्तनी, जैसे कोई स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो, इस प्रकार से, ठीक है। ये मानव द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, जो अपने कौन सी बोलते हो भाषा, जैसे हिंदी, अंग्रेजी आदि का उपयोग करके मानव और कंप्यूटर के बीच की बातचीत से संबंधित है। और आप ये जो अपने कंप्यूटर में कई बार, जैसे मान लो एक बात करें अपन इसकी गूगल ट्रांसलेटर की, तो गूगल ट्रांसलेटर में भी ये सुविधा होती है कि आप जो लैंग्वेज बोलते हो वो उसको कैप्चर कर लेता है। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी जो आजकल आप जो टाइपिंग कर रहे हो या जो वॉइस रिकॉर्ड के माध्यम से आप भेजते हो, तो वो आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, उसको अपने पास इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने के बाद NLP के द्वारा उन सारी इंफॉर्मेशन को, यानी सारी सूचनाओं को विश्लेषण करता है, और विश्लेषण करने के बाद ये अपने पास इसका उपयोग समझ जाता है कि भाई किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाए। अब बात करता है इमर्सिव अनुभव, यानी इमर्सिव एक्सपीरियंस की, यानी जिसे अपन हिंदी में कहेंगे तो इमर्सिव अनुभव। यानी इमर्सिव अनुभव क्या होता है, पहले उसके बारे में भाग लो। यानी इमर्सिव अनुभव से ये होता है कि कुछ अपनी भावना या कुछ कल्पना या कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होती है, और उन प्रतिक्रिया को महसूस करने के लिए एक अनुमति प्रदान करता है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कुछ भागीदारी को बढ़ावा देगा, जैसे कुछ ऐसी चीज बनेगी जिससे आप आकर्षित हो जाओगे। इस प्रकार से इमर्सिव एक्सपीरियंस अपने उपयोग में लिया जाता है। या फिर अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे मान लो एक ड्राइवर होता है, एग्जाम्पल के लिए एक ड्राइवर है, जैसे बाइक चला रहा है या फिर मान लो कार चला रहा है, तो उसे इस चीज का भी अनुभव हो रहा है, ठीक है। तो वो एक अनुकरण कर रहा है, यानी कुछ सीखने की ट्राई कर रहा है। जैसे कोई नया ड्राइवर होता है, उसे चलाने की ट्राई करता है, तो वो उसे सीखने की ट्राई करेगा, ठीक है। या फिर जैसे मान लो फ्लाइट का ड्राइवर होता है, तो उसे देखो ऊपर उड़ रहा है फ्लाइट, तो उसे अनुभव होगा कि मैं ऊपर उड़ रहा हूं। तो इस प्रकार से यानी वो अपनी भावनाओं को महसूस करेगा, उसके अंदर कुछ किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया होगी, तो उन सभी प्रतिक्रियाएं, भावनाओं को महसूस करना, कल्पना करना, इन सभी का एक अनुमति देते हैं। और इसमें हमारी भागीदारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। किसकी भागीदारी, यानी आपकी। जब तक आप खुद अपने मन से करने की ट्राई नहीं करोगे या कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। जैसे मान लो ड्राइव करना है, तो ड्राइव करने के लिए खुद की
आप खुद सीखने जाओगे तभी तो ड्राइव कर पाओगे, वरना कैसे कर पाओगे। तो इस प्रकार से ये कहता है कि उसमें भागीदारी है वो आपकी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम कहते हैं इमर्सिव एक्सपीरियंस। तो इमर्सिव एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। देखो, इमर्सिव एक्सपीरियंस अलाउ अस टू विजुअलाइज, फील एंड रिएक्ट बाय सिम्युलेटिंग आवर सेंस। यानी ये क्या कहता है कि इमर्सिव अनुभव क्या करता है, हमें एक तो फील करवाता है, यानी महसूस करने, ठीक है, और विजुअलाइज, रिएक्ट करने, इस प्रकार के करने के लिए हमें एक सेंस होता है, जिसमें से ये कहता है इट एनहांस आवर इंटरसेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट, मेकिंग देम मोर रियलिटीज एंड engaging immersive experience have been used in the field of training such as driving simulator, flight simulator and so on। यानी ये क्या कहता है कि जो इमर्सिव है अनुभव क्या करता है, हमें अपनी भावनाओं का अनुकरण करके, यानी जिसमें लिखा हुआ है कि अलाउ अस टू विजुअली फील एंड रिएक्ट बाय सिम्युलेटिंग, यानी अपनी भावना को अनुकरण करके उसको क्या करना, रिएक्ट करना, यानी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देना, या फिर उसमें कुछ अपनी तरफ से कल्पना करना, इन सभी करने की हमारे पास अनुमति होती है। और इन अनुमति के अंतर्गत हमारे एक इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, यानी भागीदारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया कि एक्सपीरियंस हैव बीन यूज्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग के क्षेत्र में। फिर उन्होंने बताया जैसे ट्रेनिंग के क्षेत्र में किस प्रकार से आप अनुभव करोगे, जैसे ड्राइंग करना, जैसे ड्राइविंग करोगे आप, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल में जैसे ड्राइविंग कर रहे हो, या फिर आप ड्राइंग बना रहे हो, ठीक है, या फिर आप जैसे फ्लाइट उड़ा रहे हो, तो इस प्रकार से जैसे ड्राइंग करोगे तो ड्राइंग करने के लिए भी आपकी भागीदारी होनी जरूरी है। ड्राइंग साथ साथ उसमें जैसे मान लो आप एग्जाम्पल एक और दूसरा दूं तो उसमें ये बताया कि जैसे आप बाइक चला रहे हो तो बाइक चलाने के लिए भी आप सीखने के लिए आपकी भागीदारी होनी जरूरी है। फ्लाइट सीखोगे तो उसमें भी आपकी भागीदारी होनी जरूरी है। तो ये ने ट्रेनिंग के क्षेत्र में बताया कि ट्रेनिंग के क्षेत्र में हमारे पास इमर्सिव अनुभव क्या काम है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे कोई हमारा पड़ोसी होता है वो हमें सिखाता है, जैसे मान लो आप ड्राइंग सीख रहे हो या ड्राइंग सीख रहे हो, तो इसके अंतर्गत भी आपके साथ वाला व्यक्ति है उसका अनुभव आपके पास काम आएगा, ठीक है। अब ड्राइविंग में क्या होता है कि जैसे कार कर रहे हो तो कार ड्राइविंग में भी यही होता है कि एक व्यक्ति होता है और एक व्यक्ति वो क्या करता है, दूसरे व्यक्ति की मदद करता है, किसके अंतर्गत, उसको सिखाने के लिए। तो इसमें सिखाएगा वो, लेकिन सीखना आपको है, तो इसलिए आपकी सहभागिता और आपकी भागीदारी होना जरूरी होती है, ठीक है। तो देखो ये कहता है कि इमर्सिव अनुभव हमें अपनी भावना का अनुकरण करके, कल्पना करके, महसूस करने और प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है, ठीक है। ये समझ गए कि जैसे किस प्रकार का जो इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है वो क्या करता है, एक तो क्या करता है अपनी भावना का अनुकरण करता है यानी फीलिंग को, फिर उसके बाद कुछ कल्पना कर रहे हैं, फिर कुछ महसूस करना यानी फील करना, ठीक है, यानी कुछ प्रतिक्रिया करना यानी रिएक्ट करना। तो ये सब करने के लिए हमें वो अनुमति प्रदान करता है। ये हमारी सहभागिता और भागीदारी को बढ़ाता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, जैसे अगर आपको ज़्यादा आत्मविश्वास हो जाएगा, ठीक है, आप उसे महसूस करोगे हाँ मैं वास्तव में बाइक चला सकता हूँ, तो फिर आपकी भागीदारी भी बढ़ जाएगी और आपकी भी भागीदारी होनी उसमें ज़्यादा जरूरी है, जिससे वे अधिक यथार्थवादी और आकर्षक बनते हैं। जिसके अंतर्गत क्या होगा, जैसे जैसे अपनी भावना उसके साथ जुड़ जाएगी या आप महसूस करना लगोगे कि मैं बाइक चला सकता हूँ या मैं कार चला सकता हूँ या मैं फ्लाइट उड़ा सकता हूँ, तो इस प्रकार से जब आपने उसके साथ एक भागीदारी सहज हो जाएगी तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो जाओगे और आकर्षक होकर आप उसको सीखने की ट्राई करोगे, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि ट्रेनिंग क्षेत्र में इमर्सिव अनुभव का उपयोग किया जाता है, जैसे ड्राइविंग करने वाला या फ्लाइट चलाने वाला, इन सभी का इमर्सिव एक्सपीरियंस में ही उपयोग होता है। अब आता है वर्चुअल रियलिटी, यानी वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है आभासी वास्तविकता,
यानी वर्चुअल रियलिटी की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है, बड़ी बात होती है 3D। क्या होता है? 3D। जैसे अगर 3D की एग्जांपल की बात करें तो इसका मतलब होता है, हिंदी में कहेंगे तो त्रियामी। ठीक है, जैसे आप मूवी देखने गए तो आपको पता हो मूवी देखने के लिए एक 3D मूवी भी होती है और एक नॉर्मल मूवी होती है। जब आप 3D मूवी देखने जाते हो तो आपके लिए अनेक होते हैं, और उस 3D मूवी से क्या होता है कि जैसे आप देखते हो तो आपको लगता हो कि जैसे हमारे पास हो, जैसे हम उनके साथ में शामिल है, तो इस प्रकार से वो मूवी आपको शो की जाएगी। तो 3D मूवी में यही होता है, या 3D में यही होता है जैसे वास्तविक का अनुकरण होता है। हम उसके अंदर इन्वॉल्व तो नहीं होते, लेकिन हमें एक प्रकार की उसके अंदर फीलिंग या उससे अनुकरण हो जाता है कि वास्तव में हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, उपयोगकर्ता जो यूजर होता है और यूजर के साथ जो अन्य कोई अदर एक्टिविटीज होती है, उन एक्टिविटीज के मध्य एक इस प्रकार सा वातावरण बन जाता है जिसे हमें यह लगता है कि हम उसके साथ वास्तविक तौर पे जुड़े हुए होते हैं। लेकिन वो सिर्फ क्यों होता है? क्यों? वो 3D मूवी होती है, और 3D में जो विजुअल रियलिटी होती है उसे हमें यह आभास हो जाता है कि ये पता लग जाता है कि हम उसके साथ जुड़े हुए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। ठीक है, सिर्फ एक अनुकरण होती है, वास्तविक दुनिया का एक अनुकरण किया जाता है अपन को। ठीक, तो अब पढ़ते हैं। देखो, वर्चुअल रियलिटी VR इज ए 3-dimensional कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन दैट सिमुलेटेड द रियल वर्ल्ड। यानी अब देखा जाए इसको तो इसने ये कहा है कि जो आभासी रियलिटी है वो एक क्या है? 3 है, डायमेंशनल है, जो क्या करता है? कंप्यूटर को उत्पन्न स्थिति होती है जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि दैट सिम्युलेटर द रियल वर्ल्ड, यानी वास्तविक दुनिया का अनुकरण करती है। ठीक है, द यूजर कैन इंटरेक्ट विथ एंड एक्सप्लोरर दैट एनवायरमेंट बाय गेटिंग इमर्स्ड इन इट व्हाइल इंटरेक्टिंग विथ द ऑब्जेक्ट एंड अदर एक्शन ऑफ द यूजर। यानी ये फिर इसने ये बताया कि उपयोग करता है जो यूजर है वो क्या करेगा कि इंटरेक्ट एंड एक्सप्लोरर एनवायरमेंट, यानी जो उनके वातावरण के साथ या जो अन्य कोई क्रिया है, यानी एंड अदर एक्शन ऑफ द यूजर। ठीक है, यूजर की कोई दूसरी क्रिया हो उनके साथ वो क्या करेगा? बातचीत करेगा, और बातचीत के करने के साथ साथ उनको ये भी देखा खोजा जाएगा या फिर ये भी सर्च किया जाएगा कि क्या अनुभव हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है उसको, किस प्रकार से वो प्रतिक्रिया दे रहा है, यानी किस प्रकार से वो रिएक्ट कर रहा है 3 डायमेंशनल से, या किस प्रकार से वो फील कर रहा है। ठीक है, अब अगर आपको वास्तव ऐसा करना है तो फिर आप एक बार कहीं अगर मौका मिले तो 3D मूवी जरूर देखें। ठीक है नी, यानी 3D मूवी जरूर देखें आप। जब आप 3D मूवी देखोगे तो आपको ये जो है ना, ये वाला चीज वर्चुअल रियलिटी, ये आपको पता लग जाएगी कि इसमें होता क्या वास्तव में। ये जो है आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी, यानी इसका आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो पता लग जाएगा कि वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है। ठीक है, तो देखो, आभासी वास्तविकता एक त्रियामी कंप्यूटर उत्पन्न स्थिति है जो वास्तविक दुनिया का अनुकरण करती है। ठीक है, उपयोगकर्ता वस्तुओं और उपयोगकर्ता की अन्य क्रियाओं के साथ बातचीत करते हुए उसमें डूबे हुए वातावरण को खोज सकता है। यानी ये क्या करता है कि सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो ये कहता है कि त्रियामी जो है कंप्यूटर की स्थिति को उत्पन्न करता है, जो क्या करता है वास्तविक दुनिया को अनुकरण करती है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या करता है, उपयोगकर्ता की जो वस्तुएं होती है या उपयोगकर्ता की कुछ अन्य क्रिया होती है, यानी अदर एक्शन होती है, उन एक्शन के बीच में बातचीत करते हैं, और उन बातचीत के साथ जो उसके अंदर कुछ बातें जो छुप जाती है उन सभी को खोजने की ये एक प्रक्रिया है, ये खोजने की एक ट्राई करता है। ठीक है, अब आता है एग्यूमेंटेड रियलिटी। एग्यूमेंटेड रियलिटी यानी जैसे अगर हिंदी में बात करेंगे तो वो कहेंगे संवर्धित वास्तविकता। अब एक तो थी अपनी आभासी वास्तविकता और एक होता है संवर्धित वास्तविकता, जिसके अंदर क्या होता है कि देखो अपन पढ़ते हैं फिर उसके बारे में, यानी इसके अंदर बात करें तो फिर भौतिक परिवेश के बारे में आएंगे। ये तो क्या होता था, हमें अनुभव होता था, यानी वास्तविक दुनिया का अनुकरण कराते थे, और ये होगा अपना सिर्फ एक फिजिकल सराउंडिंग होगा, और उसी फिजिकल सराउंडिंग के आधार पर
उन सूचनाओं के बाद जो कंप्यूटर के द्वारा कुछ सूचना उत्पन्न की जाती है, उन सूचनाओं के अवधारणा को एक अपन क्या कहते हैं, संवर्धित वास्तविकता कहा जाता है। जो भौतिक परिवेश के बारे में कंप्यूटर के द्वारा जो सूचना होती है, उन सूचनाओं के अवधारणा को अपन ये कहेंगे। तो अपन पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये कहता है कि द सुप्रीम पोजीशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड perpetual information over the existing physical surrounding is called augmented reality, ठीक है। यानी जिसमें बात कर रहे हैं कि मौजूदा भौतिक परिवेश के बारे में कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न सूचनाओं के अधिभार या अवधारणा, दोनों कह सकते हैं आप, ठीक है ना। अधिभार या अवधारणा को संवर्धित वास्तविकता कहा जाता है। यानी जो वर्तमान यानी मौजूद भौतिक परिवेश है, ठीक है नी, उन भौतिक परिवेश के बारे में जो कंप्यूटर के द्वारा सूचनाओं को या सूचनाओं के अवधारणा को, ठीक है, यानी सूचना के अवधारणा को संवर्धित वास्तविकता कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत होता क्या, देखो कि यूजर कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट द नियरेस्ट प्लेस विथ रेफरेंस टू देयर करंट लोकेशन। यानी इसमें क्या करता है, यूजर जो उपयोगकर्ता होता है वो उपयोगकर्ता क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है, एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट द नियरेस्ट प्लेस, यानी जो अपना जो वर्तमान स्थान होता है उस स्थान के संदर्भ में, यानी जो करंट लोकेशन होगा उस करंट लोकेशन के संबंध में उस कुछ इंफॉर्मेशन होगी या उन सूचना को होगा, तो उन सूचना को नियरेस्ट स्थान पर आपस में एक्सचेंज करेगा, ठीक है नी। दे convey information about place and choose on the basis of user views। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो प्लेस था यानी जो स्थान था उस स्थान को सुनने या उस स्थान के आधार पर उस उपयोगकर्ता के व्यू को देखा जाएगा, ठीक है। तो अब हिंदी में बात करें अपन, तो देखो ये लिखा हुआ है कि उपयोगकर्ता अपने वर्तमान स्थान के संदर्भ में निकटतम स्थान, यानी वर्तमान स्थान के संदर्भ में निकटतम स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वे स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उपयोगकर्ता समीक्षाओं के आधार पर सुन सकते हैं। यानी वे निकटतम स्थान के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ में वे स्थान के बारे में कोई जानकारी कर सकते हैं और उपयोगकर्ता उसके समीक्षा के आधार पर उसको सुन सकता है। अब आता है अगला रोबोटिक, और रोबोटिक का मतलब होता है कि कुछ मूल रूप से या उनको सटीकता से उनका साथ संचालित करना। अब रोबोटिक का मतलब क्या होगा कि एक से अधिक कार्य करवाना, ठीक है। यानी रोबोट के अंदर आप क्या होता है, मशीन होता है, रोबोट क्या एक मशीन है, उसके अंदर प्रोग्राम डाले जाते हैं और फिर उसको टास्क दिया जाता है और टास्क के अकॉर्डिंग वो अपना काम करता है, यही तो रोबोट होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि कंप्यूटर के माध्यम से उसके अंदर प्रोग्राम लोड किए जाएंगे और लोड करने के बाद जो प्रोग्राम लोड कर रहे हो, रोबोट का काम है कि जो प्रोग्राम अपने अंतर्गत लोड किए उसका पालन करना, ये अपने एक रोबोटिक है। फिर रोबोट के प्रकार भी बताए गए, यानी कई प्रकार से अपने यहाँ अभी तक खोज भी चल रही है, जिसके माध्यम से क्या होगा कि जब शुरुआत में आपने पढ़ा था कौन सा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंतर्गत भी यही था कि रोबोट के माध्यम से जो मनुष्य होते हैं उनके कई प्रकार के कार्यों को करने का जो काम है वो रोबोट करेगा, रोबोट के द्वारा ही काम करना संभव है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या हो गया कि जो रोबोट जो काम करेगा वो कैसा करेगा, एकदम वास्तविक रियलिटी वाला, किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं आएगी काम के अंतर्गत, ठीक है। जो काम दिया जाएगा वो सटीकता के साथ उस कार्य को पूरा करेगा। ये सभी करने का जो तरीका है वो रोबोटिक्स में होता है। और रोबोट कब करेगा कि जब उसके अंतर्गत अपन प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, यानी उसके अंतर्गत प्रोग्राम डालेंगे या उसको अपन इंस्ट्रक्शन देंगे, तभी जाके ये कार्य करेगा, और ये कार्य करेगा वो मनुष्य के लिए करेगा, ठीक है। तो पढ़े कि देखो, ए रोबोट इज बेसिकली ए मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वन और मोर टास्क, यानी एक मशीन है जो क्या करता है, एक से अधिक टास्क को एक साथ में कार्य करता है। ऑटोमेटिकल विथ एक्यूरेसी एंड पेशेंस, यानी किस प्रकार के एकदम शुद्धता के साथ और एक सटीकता के साथ वो काम करने का एक मशीन है, ठीक है।
तो अब समझ गए कि रोबोट मूल रूप से सटीकता और सटीकता के साथ स्वचालित रूप से एक या एक से अधिक कार्यों को करने में सक्षम मशीन है, ठीक है नहीं। यानी एक समय में आप बोले कितना ही काम दे दो वो तुरंत कर लेगा, लेकिन करेगा कैसे? एक्यूरेसी, बिल्कुल शुद्धता के साथ, किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। जैसे अनलाइक अदर मशीन्स ए रोबोट इज प्रोग्रामेबल बाय ए कंप्यूटर। अब दूसरे मशीनों के मुकाबले देखा जाए तो रोबोट क्या एक प्रोग्रामेबल है, जो किसके द्वारा होती है? मशीन, कंप्यूटर के द्वारा उसको प्रोग्राम डाले जाते हैं। फिर ये कहता है विच मीन्स इट कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम। और वो जो प्रोग्राम कंप्यूटर के द्वारा जो प्रोग्राम रोबोट के अंदर डाले जाते हैं, ठीक है। फिर कहता है विच मीन इट कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन, और फिर वो उसके इंस्ट्रक्शन, उनके निर्देश को फॉलो करते हैं। कौन देगा निर्देश? कंप्यूटर प्रोग्राम्स, यानी कंप्यूटर के द्वारा जो प्रोग्राम आपने बनाया उस प्रोग्राम के अंदर जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का कार्य करेगा रोबोट, ठीक है। तो अब बात करते हैं अन्य मशीनों की तरह एक कंप्यूटर द्वारा एक रोबोट प्रोग्राम किया जाता है, जिसका अर्थ है कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से दिए गए निर्देशों का पालन कर सकता है, ठीक है नहीं। यानी कंप्यूटर के द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे उन निर्देशों का पालन करने का कार्य है वो रोबोट करेगा। और रोबोट फिर उसके बाद आता है देखो कि रोबोट कैन बी मैनी टाइप्स सच एज ए लेजेंड रोबोट, मैनिपुलेटर, ए ह्यूमनॉइड रोबोट दैट रिजेंबल ह्यूमंस आर नाउन एज ए ह्यूमनॉइड्स। यानी ह्यूमनॉइड होता है। ह्यूमनॉइड क्या कहता है? ह्यूमनॉइड कहता है कि रोबोट कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि एक पैर वाले रोबोट, मैनिपुलेटर और ह्यूमनॉइड। यानी एक पैर वाले रोबोट भी होते हैं, मैनिपुलेटर भी हो सकते हैं, ह्यूमनॉइड भी होते हैं। रोबोट जो मनुष्य से मिलते जुलते हैं उन्हें ह्यूमनॉइड के रूप में जाना जाता है। यानी जो ये ह्यूमनॉइड रोबोट होता है, ये वाले, जिसमें ये बताया कि रोबोट कई प्रकार के हैं, जैसे एक पैर वाले रोबोट होना, ह्यूमनॉइड होना, ये मैनिपुलेटर होना। और जो ह्यूमनॉइड रोबोट होते हैं वो क्या करते हैं? मनुष्य से मिलते जुलते रहते हैं, उनसे बातें भी करते रहते हैं, ठीक है। तो देखो अब नासा मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन इज ए रोबोटिक स्पेस मिशन टू स्टडी अबाउट द प्लैनेट मार्स। यानी नासा के द्वारा एक मंगल अन्वेषण रोवर यानी मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर भेजा गया, जिसके अंतर्गत ये देखा गया कि ये क्या कार्य करेगा। मार्स ये करेगा कि उस मिशन, यानी एक मिशन था मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए नासा ने एक मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर भेजा, जिससे वहाँ की उस मतलब वहाँ पर क्या रहना संभव है या नहीं है, वहाँ पानी उत्पन्न है कि नहीं है, वहाँ किस प्रकार की जलवायु है, मतलब इस सारी जानकारी पूरी उन वहाँ के अध्ययन करने के लिए उनको एक अंतरिक्ष में एक मिशन भेजा जिसका नाम था मार्स, ठीक है। नासा का मंगल अन्वेषण रोवर मिशन मंगल ग्रह के बारे में अध्ययन करने के लिए एक रोबोट अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये देखा गया कि उस मंगल ग्रह पर, ठीक है नहीं, क्या रहना संभव है नहीं है, वहाँ जीवन संभव नहीं है या है। तो इसके बारे में जितनी भी जानकारी थी उन जानकारी को प्राप्त करने के लिए नासा ने एक मिशन, अंतरिक्ष मिशन, ठीक है नहीं, जो अपन अगर बात करें तो एक मिशन था जो स्पेस मिशन था, और उस स्पेस मिशन के अंतर्गत अध्ययन करने के लिए कहाँ का? प्लैनेट मार्स, यानी मार्स का अध्ययन करने के लिए, यानी मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक स्पेस मिशन उन्होंने अपनाया, ठीक है। अब बात करते हैं कि सोफिया इज ह्यूमनॉइड दैट यूजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विजुअल डाटा प्रोसेसिंग, फेशियल आइडेंटिफाई एंड आल्सो इमिटेट ह्यूमन सिग्नल एंड फेशियल एक्सप्रेशन। अब सोफिया क्या है कि सोफिया एक ह्यूमनॉइड है। अब ह्यूमनॉइड का मतलब क्या है कि ऐसा रोबोट है जो मनुष्य से आपस में मिलता जुलता रहता है, जो कृत्रिम बुद्धि, दृश्य डेटा परीक्षण, चेहरे की पहचान का उपयोग करता है और मानव इशारों और चेहरे की अभिव्यक्ति की भी नकल करता है। यानी जो ह्यूमनॉइड एक प्रकार का रोबोट है जो क्या करता है कि देखो यहाँ लिखा हुआ है कि विजुअल डाटा प्रोसेसिंग, यानी जिसे दृश्य डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं, फेशियल आइडेंटिफाई यानी चेहरे की पहचान करना, फिर उसके बाद ह्यूमन कुछ मनुष्य के द्वारा कुछ इशारा किया जाता है उनको भी समझना, और फिर उनको समझने के साथ उनकी नकल भी करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं ए ड्रोन इज एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट विच कैन बी रिमोटली कंट्रोल्ड और कैन फ्लाई ऑटोमेटिकली
through software controlled flight plan in their embedded system working in conjunction with on board sensors and GPS। अब एक ड्रोन होता है, अब ड्रोन का तो आपने सबने देखा ही है कि ड्रोन क्या काम है। ड्रोन क्या होता है कि एक अनमैनेड एयरक्राफ्ट होता है जो क्या होता है जिसको रिमोट के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है और आप उसको जैसे ज़्यादातर उपयोग में देखा जाए तो उनका यूज है जो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि फोटोग्राफी, फिल्मिंग, जर्नलिज्म, हेल्थ केयर, जियोग्राफिकल मैपिंग के लिए किया जाता है। तो ये क्या होता है, एक मशीन है तो जिसको रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और ये हवाई में, हवा के अंदर यानी ड्रोन हवा के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जैसे मशीन के द्वारा कंट्रोल करके उसको एक मानव रहित विमान है जिसे आप सिर्फ नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है, जैसे ऑन बोर्ड सेंसर के द्वारा या फिर जीपीएस के द्वारा ये होते हैं, ठीक है। तो ड्रोन एक मानव रहित विमान है जिसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। ऑन बोर्ड सेंसर और जीपीएस के साथ काम करने वाले अपने एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर नियंत्रण उड़ान योजना के माध्यम से स्वतंत्र रूप से उड़ सकते हैं, ठीक है। और उनका उपयोग है वो जैसे फोटोग्राफी, फिल्मांकन, पत्रिका, हेल्थ केयर, भौगोलिक मानचित्रण में किया जाता है। जैसे अगर आप देखो तो आजकल जैसे हर कहीं फंक्शन के अंतर्गत एक ड्रोन आता है, तो ड्रोन क्या है, ड्रोन को सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं मानव की, तो बस एक रिमोट होता है, रिमोट के द्वारा उसका नियंत्रण किया जाता है और नियंत्रण के साथ फिर वो सारे के वहाँ के जितने भी आसपास के या एरिया के जो फंक्शन है उनकी फोटो को वो कैप्चर कर सकता है। तो इसका उपयोग ज़्यादातर जैसे फोटोग्राफी में किया जाता है, फिल्मांकन पत्रिका के लिए किया जाता है, हेल्थ केयर के लिए भी किया जाता है, फिर जैसे भौगोलिक मानचित्र बनाना यानी जैसे जियोग्राफिक्स मैपिंग बनानी है उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आपको घर पे जाके मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ वो आपको करना है जिसके अंदर लिखा हुआ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग अलोंग विद देयर एप्लीकेशन। अब इनको एक्सप्लेन करना है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और मशीन लर्निंग को, इन दोनों को आपस में एक्सप्लेन करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या काम आएगी और मशीन लर्निंग है वो क्या काम की है। आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।